Okay, so let us finally start our today's session. We are good to go now. And कल की क्लास में क्या कर लिया था? कल की क्लास में हम रेशो टॉपिक पूरा फिनिश कर चुके हैं एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज भी हमने कल फिनिश कर ली थी 1A. टुडे विल बी स्टार्टिंग द सेकंड टॉपिक. जो बच्चा आज नया आया है, जो कल क्लास में नहीं आया था, उसको भी कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कुछ बहुत छूटा हुआ है. अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की. प्रोपोर्शन बड़ा सिंपल टॉपिक है और ये रेशो से काफी सिमिलर है, ठीक है? बट अपने को पता तो करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये है क्या. अल्टीमेटली ये है क्या, रेशियो और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं. सब रेडी हो? सबका ध्यान इधर बेटा, ठीक है? चलो अब देखो, अब समझ क्या रहे हैं हम कि प्रोपोर्शन क्या होता है. क्या समझ रहे बेटा कि प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब है, प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वालिटी ऑफ रेशियो. इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. अब रेशियो तो सबको पता है ना कि रेशियो क्या. लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखना है ना? लिखना कुछ नहीं, समझना है, लिखना है. ये नोट्स वैसे आपके साथ वन नोट पे शेयर कर ही दिए मैंने, तो मैं जो लाइन यहाँ लिखूंगा वो लाइन आपको उस फोन में भी दिखेगी, तो कोई लिखने का कोई वो नहीं है. आप चाहो तो इनफैक्ट बाद में इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके नोट्स खुद प्रिंट भी करवा सकते हो, वो भी ऑप्शन है अपने पास. तो लिखने वाला कोई अपना काम नहीं, अपना काम सब समझने का है. लिखने के लिए मैं मल्टीपल चीज आपको दे ही रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, फिर हार्ड कॉपी भी दूंगा, तो हो जाएगा आपका काम. तो अपना फोकस समझने में. प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. अब इक्वालिटी ऑफ रेशियोज क्या होता है? तो कल मैंने पढ़ाया था कि रेशियो क्या होता है. ए इज टू बी को रेशियो बोलते हैं. ए इज टू बी को हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं. ये हम कल समझ चुके हैं पिछली क्लासेस में. अब इक्वालिटी ऑफ रेशियो क्या होता है? मतलब अगर दो रेशियो हैं, देख ध्यान से सुनना बेटा, ए बाई बी ये बराबर हो जाए सी बाई डी के, तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं. जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन. बस. क्या दो रेशो आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं देखना बेटा. 1/2 इज इक्वल टू 2/4. क्या 1/2 2/4 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है. क्यों? क्योंकि वो 2 2 जा 4, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ही आएगा. तो 1/2 2/4 के बराबर है. तो ये दो रेशोज आपस में बराबर है, मतलब ये प्रोपोर्शन में है. क्या बोलेंगे कि प्रोपोर्शन में है. अगर दो रेशो आपस में बराबर है तो क्या बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शंस में है. अब ये प्रोपोर्शन में है, पर प्रोपोर्शन में लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका ध्यान से सुनना. ए इज टू बी, फिर 4 डॉट्स लगाएंगे. इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू की जगह क्या लगाएंगे? 4 डॉट्स. इन 4 डॉट्स को क्या पढ़ते हैं? प्रोपोर्शन. तो पढ़ेंगे ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी. ये लिखने का सही तरीका है, प्रोपोर्शन को लिखने का ये तरीका. ये 4 डॉट का क्या मतलब होता है? इक्वल टू या प्रोपोर्शन, इक्वल टू या प्रोपोर्शन, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यही चीज मैं यहां भी करूंगा. 1:2 प्रोपोर्शन 2:4. क्या ये प्रोपोर्शन है? और ये क्या है? सही प्रोपोर्शन है? बिल्कुल है. अब मैं एक और प्रोपोर्शन लिख रहा हूं, मेरे को बताना है सही है कि नहीं है. 1:2 प्रोपोर्शन 3:4. क्या है? सही है? नहीं. क्यों सही नहीं है? क्योंकि 1/2 3/4 के बराबर नहीं है. जबकि अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखता हूं तो बराबर होना चाहिए, तभी तो बीच में 4 डॉट्स आएंगे. अदरवाइज मैं 4 डॉट्स नहीं लगा सकता, और 4 डॉट्स नहीं लगाऊंगा तो प्रोपोर्शन बनेगा कैसे? क्लियर है फंडा? तो प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ बेटा? इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. दो रेशियोज आपस में इक्वल हो गए तो वो प्रोपोर्शन बनाते हैं. जब तक रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगे, प्रोपोर्शन में नहीं होंगे. अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो अपन आगे समझेंगे, पर पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन में क्या होता है ना, ए बी सी डी 4 चीजें. अब 4 में से वो एक मिस कर देगा, 3 दे देगा, चौथा पूछ लेगा, या इस टाइप से कुछ करेगा. ठीक है, आगे समझते हैं. चलो अब एक चीज ध्यान से सुनना बेटा जी. प्रोपोर्शन में इसको क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूं समझाने के लिए. ए, इस ए को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन. मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा. ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन. बी को बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन. सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन. और डी को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन. सिंपल है. चलो अब एक बात बताना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. क्या ये सही है? अच्छा, क्या ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या ये सही है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, क्रिस क्रॉस. तो वो ए डी के साथ चले गया, बी सी के साथ चले गया, दोनों खुश हो गए, और ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया. सही तरीका है ना? बहुत बढ़िया. अब इसी को एक
इसमें थोड़ा सा और आपको समझना है कि AD इज इक्वल टू BC क्या है, तो वो इसमें मेरे को एक बार और लिखना पड़ेगा। A is to B, proportion C is to D। एक B और C को क्या बोलते हैं? मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन। मीन का मतलब होता है बीच वाले। B और C को क्या बोलेंगे? मीन। क्यों मीन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीच वाले हैं। और C, A और D को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सट्रीम एंड्स में है। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मीन्स। आसपास वाले को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। मीन और एक्सट्रीम्स। क्लियर है? और क्या नाम है इनका? फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। या तो ऐसा बोलेंगे या बोलेंगे मीन और एक्सट्रीम्स। अब ध्यान से सुनना यहां पे बेटा, AD इज इक्वल टू BC, इसमें मीन कौन है? B और C। और AD क्या है? एक्सट्रीम। तो आपको यहां से क्या सीखने को मिल रहा है? आपको यहां से सीखने को मिल रहा है कि किसी भी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब विजिबल है प्रॉपर? हाँ अब ठीक है। किसको समझ में नहीं आया कि प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होगी? 1 2 3 4 4 टर्म्स। 4 टर्म्स में बीच वाली को बोलते हैं मीन, आसपास वाली को बोलते हैं एक्सट्रीम। बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होगा। अगर वो बराबर है तो वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, अगर बराबर नहीं है तो चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। बस इतनी सिंपल सी स्टोरी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इसका हो गया थोड़ा सा लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। 2/4 इज इक्वल टू 1/x। x पता करो। 2। ठीक है? अभी तो यहाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, और अपने को दिख भी रहा है कि 2/4 किसके ही बराबर होगा? तो 1/2 के ही बराबर होगा। 1/3 1/4 किसी के बराबर हो नहीं सकता। 2/4 1/2 के ही बराबर होगा। तो वहां से भी मुझे पता चल रहा है। अदरवाइज मैं क्या कर सकता था? 2 × x 2x, इधर आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो किसी भी प्रोपोर्शन में 3 वैल्यू दी हो, एक मिसिंग हो, तो पता करना बड़ा आसान है। पर बेटा वो सेपरेट प्रोपोर्शंस बनाएंगे, एक लाइन में नहीं लिखेंगे। मतलब 2 से ज्यादा अगर रेशो है प्रोपोर्शन में तो 2 ही रेशो आएंगे। 2 से ज्यादा है तो फिर उनका अलग अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 2/4 है और 3/6 भी है, तो मैं 1/2 2/4 का साथ में प्रोपोर्शन बनाऊंगा, और फिर 2/4 और 3/6 का साथ में बना सकता हूं। तीनों का साथ में नहीं बनाएंगे। चलो यहां तक सबको समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो बेटा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार बस रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखना। इनइक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ये डेफिनेशन है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि यही नोट्स तो आपको मिलेंगे, तो जब यही नोट्स आपको मिलेंगे तो आपको हाईलाइटेड चीजें पढ़ना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है? अब बात करें मीन्स किसको बोलते हैं? तो बीच वाले टर्म्स को। और एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? तो आसपास वाले टर्म्स को। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये देखो यहां मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं हाईलाइट कर चुका हूं और अब कर भी रहा हूं। क्लियर? चलो आगे बढ़े बेटा। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये कोई काम की चीज नहीं है, सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल है वो, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। चलो यहां तक सब कुछ सही है? बहुत बढ़िया। चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है 3/5 4/x। x पता करो। x की जगह मैं क्या लिखूं कि दोनों प्रोपोर्शन में हो जाए, ये प्रोपोर्शन बन जाए? x की वैल्यू पता करना है। क्या आना बेटा? 5? आई डोंट थिंक सो। 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने x की जगह 5 लिख दिया तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। प्रोपोर्शन ही नहीं है। बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। यहां से अपन मैंने x की वैल्यू निकाली, 3x इज 5 4 20, x की वैल्यू आ गई 20/3। x की वैल्यू 20/3 आ गई ना। आप देखो यहां से 3/5 इज इक्वल टू 4/20/3।
ये प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर पे डिवाइड करना बेटा, कैलकुलेटर पे 3 को 5 से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा 4 को 20/3 से डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, तो दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, इसलिए प्रोपोर्शन में है। समझ रहे हो फंडा? ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि हमने बना दिए, एक मिसिंग वैल्यू रख दी और वो उसी अकॉर्डिंग निकाली, हमने प्रोपोर्शन मान के निकाली है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक इसको प्रोपोर्शन में बना देगी, अगर ये नहीं भी होगा तो तब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यू है ना, इसलिए आ जाएगी तब, और वो प्रोपोर्शन में होगा। नहीं, सभी तो प्रोपोर्शन नहीं है, आप इस 20/3 की जगह कुछ और रख के इसको प्रोपोर्शन बनाओ, तो फिर मैं मानूंगा कि सभी प्रोपोर्शन है। 20/3 मत लिखो, इसकी जगह कुछ और लिख के इसको प्रोपोर्शन बना दो, तो फिर सभी प्रोपोर्शन मानूंगा। तो फिर ये तो यूनिक वैल्यू है ना, तो सभी प्रोपोर्शन कहां है? यही प्रोपोर्शन है, इसके अलावा कुछ भी प्रोपोर्शन नहीं है। 20/3 को अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं, इसकी जगह कुछ और लिख दूं, 4 की जगह कुछ और लिख दूं, 3 की जगह कुछ और लिख दूं, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये यूनिक प्रोपोर्शन है ना, नहीं समझे बेटा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको चेक करने का बेटा अभी थोड़ी देर पहले एक आसान सा तरीका बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ऐसा कुछ समझाया था क्या? चलो, तो हम क्या करेंगे, मीन ये 3:5 है, प्रोपोर्शन कितना है? 4:20/3, तो मीन कौन है? बीच वाले, तो बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। 3 कैंसल, 5 4 20, 20 इज इक्वल टू 20, ये है प्रोपोर्शन में। अगर ये प्रोडक्ट बराबर नहीं आते तो प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो मेरे पास चेक करने का तरीका भी है, मैं उस गलत तरीका भी देता, बताइए गलत भी प्रोपोर्शन देके बताता हूं। 4/7 3/5 क्या है प्रोपोर्शन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी पता करते हैं, मेरे को नहीं पता कि है कि नहीं, पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? 4:7 प्रोपोर्शन 3:5, बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो प्रोपोर्शन है या नहीं है ये चेक करना तो बड़ा आसान है। और अगर वो 3 वैल्यू दे दी और एक वैल्यू मिस कर दी, तो वो वैल्यू आएगी, वो उसको प्रोपोर्शन बना देगी। नहीं बेटा, आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, आप आगे क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको चेक नहीं करना है। आपको तो वो क्वेश्चन में लिख के देंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, एक्स की वैल्यू पता करो। क्वेश्चन में आपको लिख के देंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, एक्स की वैल्यू पता करो। क्लियर है फंडा बेटा? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, तो आई होप को यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आई। अगर यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आई तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई मीन सॉल्व नहीं करना है, ये तो कंफर्म करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। 6:8 इज इक्वल टू 12:16 क्या है प्रोपोर्शन में है? 6/8 इज इक्वल टू 12/16, ये क्वेश्चन पर पूछ रहा है क्या प्रोपोर्शन में है? कैसे है? 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8, 6/8 इज इक्वल टू 6/8, तो ये प्रोपोर्शन में है। या इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता था? ये तरीका हो सकता था कि 16 6 ये और 12 8 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपस में बराबर आने चाहिए। ये कौन सा रूल है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ, वो आप बोल क्रॉस प्रोडक्ट भी है और दोनों है, मतलब दोनों रूल सेम ही है। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। स्कोर चलो आगे बढ़े। ये लो, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है क्या बताओ तो? 2.4, 3.2, 1.5 और 2 क्या ये प्रोपोर्शन में है? हाँ या ना? 2.4, 3.2, 1.5, 2 क्या ये प्रोपोर्शन में है? हाँ या ना? है? बहुत बढ़िया। है ना प्रोपोर्शन में? कैसे पता किया बेटा? लास्ट कैसे पता किया? बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वाले के प्रोडक्ट से के बराबर होना चाहिए, तो बीच वाले मतलब 3.2 इंटू 1.5 ये किसके बराबर होना चाहिए? 2.4 इंटू 2, 3.2 इंटू 1.5 कितना आ रहा है? और 2.4 इंटू 2 भी 4.8, इसलिए प्रोपोर्शन में है। कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़े, ये लो जल्दी करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, प्रोपोर्शन में है, ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि बीच में 4 डॉट लगे हैं, बीच में 4 डॉट लगे हैं, मतलब ये प्रोपोर्शन में ऑलरेडी है। आपको क्या पता करना है? x। कैसे पता करोगे? क्या रूल लगाओगे? आसपास वालों का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। करो करो जल्दी करो, आंसर लेके आओ। तब तक मैं ऐप पे जाके एक बार देखता हूँ कि मैथ्स का लेक्चर का ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो जल्दी करो, आंसर लेके आओ। तब तक मैं ऐप पे जाके एक बार देखता हूँ कि मैथ्स का लेक्चर का ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रहा है कि सब परफेक्ट है एंड वी आर गुड टू गो। 5/3, वेरी गुड बेटा। चलो तो मेरा क्वेश्चन क्या था? 10/3 इज टू x, प्रपोर्शन 5/2 इज टू 5/4। मेरे को तो बस इतना आता है कि मैं बीच वालों का मल्टीप्लाई करूंगा और इधर आसपास वालों का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने आपको रूल सिखा दिया है। 5 5 5 5 कैंसिल, कोई डाउट नहीं। 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 बचा ही 5/3, सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो 5/3 शुड बी द आंसर। अगर मैं x की जगह 5/3 लिख दूं तो ये प्रोपोर्शन में होगा, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, 7th क्लास 8th क्लास के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़े बेटा जी, चलो आगे अच्छे चैप्टर आएंगे, अभी तो आए नहीं है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। कोई बच्चा बता देगा ए बी सी डी में से क्या पूछ रहा है? डी। ए बी सी डी में से क्या पूछ रहा है? डी। ए बी सी दिए हुए हैं तो लिखो फटाफट से, लगाओ कैसे निकालना है। डी की जगह एक्स लिख दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालना है आई डोंट नो। बेटा जी 18/7, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 2/3 प्रोपोर्शन 3/7, हाँ सॉरी प्रोपोर्शन अब लगेगा 7/4, नहीं 3/7 और 4 ही है सिर्फ, और इधर आएगा x। तो मैं क्या करूंगा, दोनों बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, आसपास वाले को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो तो रहा है, 2 और 4, तो 3 2 जा 6/7, इधर आ जाएगा x/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 18/7 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हो गई, यहाँ पे ऐसे निकालते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट अभी तक? सबको क्लियर है ना बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अभी थर्ड प्रोपोर्शन वाले अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, ठीक है? अब थर्ड प्रोपोर्शन वाला का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ दो लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। प्रॉब्लम है एक, प्रॉब्लम क्या है कि अपने को दिए कितने हैं? 2, और पूछा कौन सा है? थर्ड। पता करके कोशिश करो, पता अगर कर पाओ तो। कर सकते हो क्या? नहीं पता कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? आपको सिर्फ, आपको क्या दिख रहा है कि यार ए और बी तो दिया है और सी और डी दोनों नहीं दिए, तो फिर पता कैसे करें? कंफ्यूजन है क्या? नहीं, प्रॉब्लम आ रही है ना कि इसमें 2 ही दिए हैं तो तीसरा कैसे पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते। तो ये कैसे पता करते हैं, ये थर्ड प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं पहले, है ना? पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर वापस यहाँ पे आएंगे। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, प्रोपोर्शन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है A/B, मैं फिर गलत जगह खड़ा हूं, अब सही जगह खड़ा हूं मैं। चलो, A/B प्रोपोर्शन C/D, A/B प्रोपोर्शन C/D। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं? ABCD और फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 प्रोपोर्शंस होते हैं, करेक्ट? एक दूसरे तरीके का प्रोपोर्शन भी होता है, उसमें ऐसा होता है A/B प्रोपोर्शन B/C। इसमें बीच वाली वैल्यू रिपीट करती है, बीच वाली वैल्यू रिपीट करती है। अब एक बच्चे ने पूछ लिया सर कैसे, क्यों, कब, समझते हैं कैसे। 2/4 4/8, क्या ये आपस में प्रोपोर्शन में है? बोलो हाँ कि ना? हाँ। क्या बीच वाली वैल्यू रिपीट कर रही है? हाँ। तो
इसमें 3 ही प्रोपोर्शन होंगे, कैसे होंगे समझना बेटा। ये 4 4 तो रिपीट कर रहा है, तो इसमें ए बी सी डी नहीं है, इसमें सिर्फ ए बी बी सी है। ए बी बी सी, डी कहां है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो इस टाइप के प्रोपोर्शन में एक वैल्यू रिपीट करेगी, बी 2 बार आएगा, सी आएगा, डी नहीं आएगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं, और कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। बाकी रूल सब वही लगेंगे कि बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखो 4 4 16, 8 2 16, रूल सारे वही लगेंगे। अब एक बार एक और एग्जांपल देखते हैं। 7/5 नहीं, 7/5 तो गलत हो जाएगा। 10/5 या 5/2.5। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2, और 5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? क्या बीच वाली वैल्यू रिपीट कर रही है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो ये इसमें ए है, बी है, सी है, डी है क्या? नहीं है। क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, उस पर भी मैं आता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, मैं समझाता हूं, उस पर भी मैं आता हूं। इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, इसको फिर से बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वैल्यू तो वही है ना। थर्ड मतलब कुछ और होना चाहिए फिर। अब मैं बी को फर्स्ट सेकंड भी बोलूंगा, बी को थर्ड भी बोलूंगा, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। कोई मेरे से बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि है तो दोनों सेम ही है ना। तो मैं दोनों को अलग अलग कैसे बोल सकता हूं? है ना, सेम पर्सन के दोनों नाम थोड़ी हो सकते हैं। इसका नाम पारुल है तो पारुल ही है ना, बस। तो आगे बढ़े, ये भी सेकंड और ये कोई डाउट? चलो, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन होते ही नहीं है, और हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। 2:5 प्रोपोर्शन 5:x, x पता करो। 5 प्रोपोर्शन 5:x, x पता करो जल्दी जल्दी। सॉरी, 12.5, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 की हाफ। 25 की हाफ मतलब 12.5, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन? चलो, कोई डाउट? एक और क्वेश्चन देता हूं, ये रहा, अब करो। अब ध्यान से सुनो, अब बस रुको, शुरू करने से पहले एक बता दो, ये 2.4 क्या है? ए है कि बी है कि सी है? ए। और 9.6 बी। पता क्या करना है? सी। डी होता ही नहीं। चलो हो जाओ शुरू। है बेटा जी? अच्छा, 38.4, ठीक है। कैसे लिखूंगा इसको? लिखने का तरीका तो वही रहेगा, 2.4 प्रोपोर्शन सॉरी रेशो 9.6 प्रोपोर्शन 9.6 is to x। तो यहां पे 9.6 into 9.6 will be equals to 2.4 into x। तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? कैलकुलेटर। और नहीं, बिना उसके भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के, पर क्यों करें? 38.4, x की वैल्यू आएगी 38.4। फेयर इनफ, समझ में आ रहा है? तो अगर प्रोपोर्शन में 3 वैल्यू दी और चौथी पूछेंगे, मतलब वो ABCD वाला क्वेश्चन है। अगर 2 वैल्यू दी और तीसरा पूछ रहा है, मतलब वो ABBC वाला क्वेश्चन है। दोनों में बहुत फर्क है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो मतलब ये इससे मतलब ये समझ में आया अपने को कि वो 2 प्रोपोर्शन 2 वैल्यू देके भी तीसरी पूछ सकता है, और 3 देके भी चौथी पूछ सकता है। इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो 2 देके 2 वैल्यू पूछ नहीं सकता, 2 देके तीसरी वैल्यू पूछ सकता है, या फिर 3 देके चौथी वैल्यू पूछ सकता है। इसके अलावा कोई वेरिएशन संभव ही नहीं है। इसमें ऐसा तो कर नहीं सकता कि वो 1 दे दे और 2 पूछ ले, ए दे दे और बी और सी पूछ ले, नहीं संभव है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो 2 ही तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, और दोनों तरह के प्रोपोर्शन मैंने आपको समझा दिए, और एग्जांपल्स भी दे दिए, क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा सूझ पड़ गई अब। चलो ये वाला करो। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। कोई बच्चा बता देगा ये किसकी वैल्यू है? नहीं, फिर से सोचो, ये किसकी वैल्यू है? ए और सी। बीच वाला बी गायब है,
मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला क्या होता है, बी, तो बी गायब है। और बी और सी गायब क्यों नहीं है, सिर्फ बी क्यों गायब है, क्योंकि इसमें दो दिए हुए हैं और तीसरा पूछ रहा है, तो मतलब ये ए बी बी सी वाला क्वेश्चन है, और इसमें ए और सी दिया है और बी पूछा जा रहा है। करो इसको सॉल्व बेटा जी। 1 पॉइंट, वेरी गुड। तो इसमें क्या दिया है 1 पॉइंट, अरे नहीं नहीं नहीं, 1.25 इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू 1.8। तो यहां क्या होगा 1.25 इंटू 1.8 का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होगा। 1.25 इंटू 1.8 में करूंगा कैलकुलेटर पे, तो आएगा 2.25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2.25 का रूट विच इज 1.5। तो 1.5 is the correct answer. Hopefully you understand that. If there is any doubt whatsoever, do ask me right away. All good? Proportion है ना आसान टॉपिक, दो ही तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं बेटा, बस इतना सा जिस बच्चे ने समझ लिया, दोनों प्रोपोर्शन अगर आपने सॉल्व करना सीख लिए तो आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, कभी कोई इशू नहीं आएगा। मूव फॉरवर्ड करें, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन आएगा। जैसे रेशियो में कुछ प्रॉपर्टीज आई थी, रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या थी, कोई याद दिलाएगा क्या? डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, ट्रिप्लीकेट कैसे निकालते हैं, सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, सब ट्रिप्लीकेट कैसे निकालते हैं, ये रेशियो में था। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज इसमें भी है, प्रोपोर्शन में भी है ना, वो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों वाली है जो सबको आती है, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोपोर्शन में हो जाता है। वो ये कह रहा है कि ए बाई बी और सी बाई डी प्रोपोर्शन में है तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन संभव है और ए डी बी सी के बराबर होगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो पहला पॉइंट तो हमें ऑलरेडी आता है कि अगर दो चार वैल्यूज हैं वो प्रोपोर्शन में है तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, और वो हमें पता है। तो मैं ये पॉइंट नहीं सिखा रहा, सीख गए आप ऑलरेडी, क्या सिखाऊं? क्लियर ना? आगे बढ़े, चलो ये तो आपको आता है। अगला पॉइंट इनवर्टेंडो, ये भी आपको ऑलरेडी आता है बट फिर भी समझा देता हूं। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में अगर मैं इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो का मतलब होता है इन्वर्ट करना, मतलब वही उल्टा करना और रेसिप्रोकल करना। तो अगर a बाई बी को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? b बाई ए। अगर आप b बाई ए लिखते हो तो आपको d बाई सी लिखना पड़ेगा, दूसरे वाले को भी उल्टा करना पड़ेगा। सी बाई डी आप नहीं लिख सकते, डी बाई सी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड वाले को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिख दिया x बाई टू इज इक्वल टू 3/4, नहीं इसको 2/x लिख देते हैं, हाँ 2/x इज इक्वल टू 3/4। अब किसी कारण से मेरे को x की वैल्यू पता करना है तो मैं इसको उल्टा करूंगा, तो इसको मैं x बाई टू लिखूंगा, तो मुझे 3/4 को क्या लिखना पड़ेगा? 4/3। बस इतना से समझना है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को? इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो। बस बच्चों वाली चीज है इनवर्टेंडो। अब अगला देखो अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये तो और भी ज्यादा बच्चों वाला है। अल्टरनेंडो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब अल्टरनेंडो का ये मतलब है कि आप दो वैल्यूज को स्विच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्विच। किन वैल्यूज को? इसको और इसको। इसके अदर अल्टरनेट वाले को भी स्विच कर सकते हो, पर इन दोनों को भी कर सकते हो। देखो कैसे, मैं a के नीचे c लिख दूं और b की जगह c की जगह b लिख दूं, मतलब ये b और c की जगह मैंने चेंज कर दी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये नंबर्स में करके देखते हैं। 1/2 और 2/4 क्या है? प्रोपोर्शन में है? अरे तो सेम ही हो गया। एक काम करते हैं 5/10 करते हैं, इसको लिखते हैं 2/4, क्या है? प्रोपोर्शन में है? ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू स्विच कर लेता हूं। कौन सी? जो मैंने अभी करके दिखाई ना, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 10 की जगह क्या आ जाएगा? 2, और ये 10 कहां चले जाएगा? 2 की जगह। तो 5/2 कितना होता है? बोलो ना, 2.5, और 10/4 कितना होता है? तो आया ना इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि इन वैल्यूज को अल्टरनेटली अपन चेंज कर सकते हैं। बच्चों वाली प्रॉपर्टी, कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, बट है दिया है तो पढ़ा दिया। समझ में आया? ठीक है,
आगे बढ़े बेटा, अल्टरनेटो समझ में आ गया, दो वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बस। आगे देखो, अब अच्छी प्रॉपर्टी आएगी, कॉम्पोनेंटो। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो और ज्यादा आसान है। कॉम्पोनेंटो, अब कॉम्पोनेंटो क्या होता है ध्यान से सुनना, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, इसमें अगर मेरे को कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लगानी है, कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है दोनों साइड में +1 करना। क्या करना? ठीक है, अब मैं दोनों साइड में +1 कर सकता हूं क्या? क्या मैथ्स मुझे अलाउ करता है? करता है, अलाउ, बिल्कुल अलाउ करता है। दोनों साइड में कुछ भी नंबर अपन प्लस कर सकते हैं, कुछ भी नंबर माइनस कर सकते हैं, पर दोनों साइड में करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर x 5 के बराबर है, x 5 के बराबर है, तो मैं दोनों साइड में +1 कर दूंगा, तो x + 1 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि 1 उधर जाके माइनस होगा तो फिर से x5 आ जाएगा। तो मुझे मैथ्स अलाउ करता है कि मैं दोनों साइड में कुछ भी नंबर प्लस कर सकता हूं। तो मैं यहां पे दोनों साइड में +1 कर दिया, कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से देखना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो b का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? b, और नीचे क्या आएगा? b, इधर क्या आएगा? c + d डिवाइडेड बाय d। बस इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो। नंबर्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। 2/4 5/10 क्या आपस में इक्वल है? क्या ये प्रोपोर्शन में है? चलो इसमें क्या लगाना चाह रहा हूं मैं? कॉम्पोनेंटो। कैसे लगाऊंगा बेटा जी? ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 + 2 6, 6/4, और इधर कितना हो जाएगा? 15/10। 6/4 कितना आता है? 1.5, और 15/10 कितना आता है? 1.5। तो क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती तो दोनों आंसर बराबर नहीं आते। मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में हम कॉम्पोनेंटो लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछेगा कि ऐसा करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ रहे हो? चलो, ऐसा क्यों करेंगे मैं समझाता हूं, उसका भी एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा करेंगे ही क्यों। सर क्या ही मजा आएगा अपने को ऐसा करके, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में ये दे दिया, क्या दे दिया? x/y = 2/3, और आपसे पूछा है पता करो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y डिवाइडेड बाय y = व्हाट। कैसे पता करो? कैसे पता करोगे? समझ रहे हो कि नीट क्या है? ऐसा करेंगे क्यों? इसलिए करेंगे कि क्वेश्चन में कभी आ गया कि x/y = 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y डिवाइडेड बाय y, तो फिर ऐसे केस में ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाई अभी। क्या पढ़ाया मैंने आपको? कॉम्पोनेंटो। कैसे करते हैं? +1 करते हैं। किधर करते हैं? दोनों साइड में। करके देखें क्या बेटा? बिल्कुल करके देखते हैं। देखो मैंने x + y + 1 कर दिया, इधर 2/3 + 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा x + y डिवाइडेड बाय y। इधर कितना आएगा? 2 + 3 5, 5/3, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5/3। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। बोल दो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बता दो बेटा जी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। इसका नाम है डिविडेंडो। बड़ा अजीब सा नाम है, सबके नाम में ओ कॉमन है, लास्ट में ओ बोलना है। अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो। पता नहीं क्या ही सूझा होगा उसको ऐसा नाम रखने का। ऐसे नाम कौन रखता है गंदे गंदे। चलो डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में क्या है? -1 करना है बस, बच्चे वाली चीजें। a/b = c/d, दोनों तरफ से क्या करेंगे बेटा जी? -1। तो इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंडो। क्या बोलेंगे? डिविडेंडो। करके देखिए क्या? देखो a - b डिवाइडेड बाय b, और इधर कितना हो जाएगा? c - d डिवाइडेड बाय d। ठीक है ना? अब ये मैं प्रूफ करके दिखाऊं क्या? दिखा सकता हूं। 1/2 ले लो इधर, और इधर ले लो 5/10। क्या दोनों आपस में इक्वल है? चलो इसमें दोनों में -1 करके देखते हैं क्या आता है। 1/2 -1 करेंगे तो 1 - 2 -1/2 आएगा क्या? आएगा क्या? हाँ। और ये 5 में से 10 जाएगा तो -5/10 आएगा क्या? क्या दोनों आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल है। मतलब ये प्रॉपर्टी जो अपन ने करा है सब कुछ वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। ये प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे? ऐसे तब यूज करेंगे जब एग्जामिनर हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, x/y = 2/3 या जो भी है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं तो, और आपसे पूछ ले कि x - y डिवाइडेड बाय y की वैल्यू निकाल लो,
तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। डिविडेंडो का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ से -1 करना। दोनों तरफ से आपने जैसे ही -1 किया डिविडेंडो लग गया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलो, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से पूछो कि अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें से प्रोपोर्शन में कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये दोनों पिछली जो दो प्रॉपर्टी थी ना, दोनों को इसमें मर्ज कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पिछली जो दोनों प्रॉपर्टी थी दोनों को मर्ज कर दिया। अब मर्ज करके ये आ गई। अब देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका नाम क्या है बेटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो हम क्या करते हैं और डिविडेंडो हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो +1 करते हैं, डिविडेंडो -1 करते हैं। तो एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है तो दोनों कर दो, तो मैंने दोनों कर दिया। दोनों मैंने जैसे ही किया ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और मेरे पास वही आ गया जिससे मैंने शुरुआत करी थी। तो ऐसा नहीं करना है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में +-1 दोनों नहीं करना है। करोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वहीं आ जाओगे जहां से शुरुआत करी थी। ठीक, तो मैथ से नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है पर +1 और -1 नहीं होगा। अगर करोगे तो वापस वहीं आ जाओगे जहां से आपने शुरुआत करी। चलो एक एक करते हैं, पहले कॉम्पोनेंडो करते हैं फिर डिविडेंडो करते हैं। तो मैंने इसमें डायरेक्ट +1 कर दूं क्या? चलो एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं। मैं पहले a/b और c/d में +1 कर रहा हूं दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो। वेरी गुड बेटा जी। तो ये क्या हो जाएगा, a + b डिवाइडेड बाई b, इधर क्या आएगा c + d डिवाइडेड बाई d। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं क्या? हाँ बोल सकता हूं, बोल दिया। a/b -1 और इधर c/d -1, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। अब इसको कैसे लिखते हैं, a - b डिवाइडेड बाई b और ये हो जाएगा c - d डिवाइडेड बाई d। इसको क्या इक्वेशन नंबर 2 दे दूं? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को दोनों प्रॉपर्टी साथ में लगानी है तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो a + b डिवाइडेड बाई b, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, a - b डिवाइडेड बाई b। और इधर क्या आएगा, c + d डिवाइडेड बाई d, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, c - d डिवाइडेड बाई d। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो तो रहा है यार। क्या dd कैंसिल, bb कैंसिल, बचा क्या, जो बचा वो अपना a + b डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचा, a - b, इधर कितना बचा, c + d डिवाइडेड बाई c - d। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे। पहले कॉम्पोनेंडो करा फिर डिविडेंडो करा, दोनों के आंसर्स को डिवाइड किया तो एक नई प्रॉपर्टी बन गई जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बट निकालने का प्रोसेस कुछ और है। +1 -1 करके हमने नहीं निकाला, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, डिवाइड करके निकाला। ठीक है, चलो अब इसको नंबर्स में अप्लाई करके देखते हैं। नंबर्स में अप्लाई करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखो x/, ये कब यूज करेंगे वो समझते हैं पहले, है ना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं, ये सही भी है कि नहीं है। तो मैं लिख देता हूं 2/4 और ये 5/10, क्या आपस में इक्वल है, हाँ कि ना, हाँ। इसमें लगाते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बेटा क्या करूं, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 4। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ में लगा रहा हूं ना, तो ये करूंगा ना, a + b डिवाइडेड बाय a - b। तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 4, a + b डिवाइडेड बाय a - b। उधर क्या करूंगा, बोलो बोलो बोलो, डिवाइडेड बाय, चलो 2 + 4 कितना होता है 6, 2 - 4 कितना होता है 5 + 10 15, 5 - 10 -5। ये कितना आ रहा है, और इधर कितना आया, क्या दोनों आपस में बराबर आए, मतलब प्रॉपर्टी सही है। अगर प्रॉपर्टी सही नहीं होती तो आंसर सही, दोनों इक्वल नहीं आते। क्लियर है। चलो अब ये एग्जाम में क्यों यूज करेंगे, एग्जाम में इसलिए यूज करेंगे क्या कि 2/4 और 5/10 को ऐसे खेल करेंगे और -3 लेके आ जाएंगे, जादू दिखाएंगे एग्जाम में कि देख मेरे पास 2/4 है, इसको मैं -3 बना दूं, देख बना दिया और कुछ भी गलत नहीं करा। और 2/4 को क्या बना दिया, -3। ऐसे खेल करेंगे क्या बच्चों वाले, नहीं। क्यों सीख रहे हैं, सीख इसलिए रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सीख इसलिए रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, x/y = 2/3 और वो बोलेगा फाइंड x + y डिवाइडेड बाय x - पता करो, करो पता, हो जाओ शुरू, करो पता कितना आंसर आ रहा है, बता दो जल्दी से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, वेरी गुड बेटा, आगे बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बेटा नंदी,
बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, अब मैं करके दिखाता हूं क्या ही करना है इसमें। इधर क्या करा है लेफ्ट हैंड साइड में इनने CND कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, CND रूल लगाया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में भी वही करूंगा बस। तो कर देता हूं 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3 5 बाई -1 -5 इज माई आंसर। तो वो आपसे x + y x - y की वैल्यू पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पास्ट में फाउंडेशन के फाइनल एग्जाम में आ चुका है, जिसमें x/y की वैल्यू कुछ दी थी और x + y डिवाइडेड बाई x - y की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, या इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसको थोड़ा और टफ बना सकते हैं, वो x/y की जगह कुछ और देके इसको थोड़ा और टफ बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़े। तो एक अच्छा एक और चीज, ये a + b डिवाइडेड बाई a - b, c + d डिवाइडेड बाई c - d, इसी को मैं उल्टा भी कर दूंगा ना तो भी इसको रूल को वही बोलेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसको CND रूल को ऐसा भी लिख सकते हैं, a - b डिवाइडेड बाई a + b, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर माइनस आ रहा है तो उधर भी ऊपर माइनस आना चाहिए, प्लस प्लस के सामने होना चाहिए, माइनस माइनस के सामने होना चाहिए, दोनों रूल एक ही है। मैं a - b को ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर a - b को नीचे लिखता हूं तो उधर c - d को नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना। अभी आगे जाके MCQ आएंगे ना, MCQ में ऐसा एज इट इज दिया हुआ है और ये दो रूल दिए हुए हैं और उसमें से एक में प्लस यहाँ है, एक में माइनस है ऐसा, और बोला कि कौन सा करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, बोलेंगे कि कौन सा CND रूल करेक्ट है, तो आपको ऐसे पता करना है, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? चलो इसको बोलते हैं एडेंडो। ये नया जो नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले इन्वर्टेंडो, फिर अल्टरनेंडो, फिर कॉम्पोनेंडो, फिर डिविडेंडो, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और आप क्या पढ़ रहे हैं? एडेंडो। मैंने बोला था सब में ओ कॉमन है, ओ लगा दिया सब में इनने पीछे। चलो क्या कहता है ये एडेंडो प्रॉपर्टी? A/B is equals to C/D is equals to E/F, E/F. It is equals to what? ऐसे लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ऐसे लिखते हैं A/B C/D के बराबर है और ये E/F के बराबर है, तो ये आपस में इनका सम भी आपस में बराबर होगा, तो A + C + E B + D + F के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीन रेशोज आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, तो उनका सम का रेशो भी आपस में बराबर होगा। कैसे होगा ध्यान से समझते हैं। पहले तो ये समझ आया कि ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दिया और नीचे नीचे वालों को जोड़ दिया, यहां तक तो समझ आया ना? अब ध्यान से सुनना, 1/2 2/4 5/10, क्या ये आपस में इक्वल है? क्या ये आपस में इक्वल है? हाँ, तो ऊपर ऊपर वालों को सम करो, कितना आ रहा है? 5 + 2 + 1, नीचे कितना आ रहा है? 2 + 4 + 10, इतना ऊपर आएगा 10 नहीं 8, ऊपर आ रहा है 8 और नीचे कितना आ रहा है 16। 8/16 कितना होता है? क्या ये सब आपस में बराबर है? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं कितने भी रेशियो ले लूं, मैं कितने भी इक्वल रेशियोज ले लूं जो आपस में बराबर है और उनको मैं ऐड कर दूं, ऊपर ऊपर वालों को ऐड कर दूं, नीचे नीचे वालों को ऐड कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो भी उन्हीं रेशियो के बराबर आएगा। बट इसमें बच्चा एक गलती कर जाता है, बच्चा क्या कर लेता है? ध्यान से सुनना। एक बच्चा मेरे पास आया, पूरा चैप्टर खत्म, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मेरे पास आता है और बोलता है कि सर आपने सिखाया था कि अगर मैं तीन रेशियोज को आपस में इक्वल करके उनको जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी बराबर आएगा। तो उसने लिखा 1/2 = 2/4 = 5/10, और आपने बोला था कि तीनों को आपस में जोड़ना है, तो उसने ऐसा कर दिया 1/2 + 2/4 + 5/10। अब आंसर बराबर नहीं आएगा। डिफरेंस समझो आप मेरे लाल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये सम और ये सम आपस में सेम नहीं है, उसमें से ऊपर ऊपर वाले डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, नीचे नीचे वाले डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर यहां जोड़ना होगा ना तो एलसीएम लेना पड़ेगा। याद करो वो कुर्बानी जो आपने 7th क्लास में दी थी, 7th क्लास में जो सीखा था, याद करो उसको, 6-7 क्लास में, कि इसको ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो ऐड करना है पर ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, वैसे ऐड करोगे तो आंसर करेक्ट आएगा। बोलो किसको समझ में नहीं आया? सबको आया? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो ये सम गलत है, ऊपर वाला सम सही है।
आप किन्हीं भी 3, 4, 5, 25 रेशो के साथ ट्राई कर सकते हो। अगर रेशोज आपस में इक्वल है, उनके ऊपर ऊपर वाले नंबर को जोड़ो, नीचे नीचे वाले नंबर को जोड़ो, जो भी आंसर आएगा वो रेशो के बराबर आएगा। चलो आगे बढ़े बेटा जी। ये और अजीब सा रूल, सबट्रेंडो, क्या बोलते हैं इसको? सबट्रेंडो, ये नाम लिखा हुआ है सबट्रेंडो। और इसमें वही a बाय बी किसके बराबर है? c बाय डी के बराबर है। c बाय डी किसके बराबर? e बाय f के बराबर है। तो a माइनस सी माइनस e किसके बराबर होगा? b माइनस डी माइनस f। ट्राई करके देखेगा। 1/2, 2/4, 5/10 किसके बराबर होगा? 1 माइनस 2 माइनस 5, 2 माइनस 4 माइनस 10 कितना आ रहा है? -6। नीचे कितना आ रहा है? -12। ओहो मजा आ गया। 1/2। तो शुरुआत किससे करी थी? 1/2 से, और एंड में भी आया 1/2। तो सबट्रेंडो और एडेंडो दोनों प्रॉपर्टीज जस्टिफाइड है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि एडिशन कौन सा वाला करना है। तो न्यूमरेटर साथ में ऐड होंगे, डिनोमिनेटर सबके साथ में ऐड होंगे, अलग अलग से ऐड नहीं करना है। अलग अलग ऐड करेंगे आंसर सही नहीं आएगा। चलो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? कहां से शुरुआत करी थी? इन्वर्टेंडो से। इन्वर्टेंडो, फिर अल्टरनेंडो, फिर कॉम्पोनेंडो, फिर डिविडेंडो, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, फिर एरेंडो, फिर सबट्रेंडो, और अभी हम सबट्रेंडो पे ही हैं। तो इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें से एक भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई। सारी समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो एग्जाम्पल शुरू हो गया, बस खत्म। यही थी, 8 ही थी, अब कुछ नहीं है। अब और कोई सा भी ओ नहीं है, एरेंडो सबट्रेंडो, अब कोई सा भी ओ नहीं बचा, सब हो गए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा जी। चलो इसको सॉल्व करो। कौन करेगा? आप करोगे। मैं क्या करूंगा? देखूंगा आपको। चलो करो सॉल्व। मैं देखूंगा कि किसने सही किया किसने नहीं किया। जितने भी रूल्स पढ़े हैं सब अप्लाई करने पड़ सकते हैं, या हो सकता है कोई ना अप्लाई करना पड़े। What are the values of AD is to BC? क्या क्वेश्चन है। AD is to BC, ये ऐसा कैसे हो सकता है? आया आंसर? नहीं आया। AD is to BC का आंसर पहले वाले का नहीं आया होगा। AD is to BC का आपका आया, आपका आया, और किस किस का आया? आ गया, कुछ का आ गया, कुछ का नहीं आ गया। कुछ थोड़े कंफ्यूज हो गए कि AD is to BC आया कैसे, मतलब A और D आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, B और C कैसे होंगे। चलो समझते हैं। मैं करूं हेल्प? हो गया? यू गिव इट अ ट्राई, नाउ लेट्स डू इट। हाँ क्योंकि वो तो एडेंडो है। तो उसका आंसर तो यही आएगा जो लिखा हुआ है, चेंज थोड़ी होगा कुछ, है ना। वो उसमें तो एडेंडो लगाना है, तो वो तो चलो अब देखते हैं। चलो बेटा इधर देखो, ए बाई डी, सॉरी ए बाई डी नहीं है, ए बाई बी है। ए बाई बी किसके बराबर है? सी बाई डी के। और ये किसके बराबर है? 25/15। वो डेसिमल उड़ा दिए मैंने, है ना, डेसिमल हटा दिए, 25/15 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इधर देखो, क्या मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? क्या अलाउड है ऐसा करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना? ठीक है, तो क्या मैं AD इज इक्वल टू BC लिख सकता हूँ? और ये 25/15 के बराबर ही होगा क्या? हाँ, क्योंकि पहले दो में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, बाकी तीसरे वाले को मैंने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज रहने दिया। हाँ कि ना? चलो अब मुझे बताओ, वैसे इसकी तीसरे वाले की मेरे को अभी जरूरत भी नहीं है, मेरे को तो AD बाई BC निकालना है, अभी निकाल लेता हूँ। इधर देखो, यहाँ तक सबको समझ में आया ना? मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू ली, मेरे को तीसरे की जरूरत भी नहीं। पहली बात तो कर सकता हूँ ऐसा मैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो तीनों आपस में इक्वल है तो मैं तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू ले ली, क्योंकि जो मैंने काम की है। यहां तक किसी को डाउट नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता है। अब मैं क्या करूं, मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या है? AD इज टू BC। अच्छा, AD इज टू BC का मतलब तो ये होता है कि AD बाई BC पूछा है उसने मेरे से, तो क्यों ना मैं दोनों साइड को BC से डिवाइड कर दूं। तो मेरे को ये पूछा था, आ गया, खत्म। मैंने दोनों साइड को BC से डिवाइड कर दिया। तो ये हम मेरे से यही पूछा ना हमने, AD बाई BC निकालो, तो निकाल लिया मैंने AD बाय BC। और इधर कितना आया? BC कैंसिल, कितना आया? 1 इज द आंसर।
सोचो, देखो, समझो, आए समझ में? एक बार फिर से करते हैं, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं, ये कर दिया इसको डिलीट, एक बार फिर से करते हैं। चलो एक बार फिर से ध्यान से सुनना बेटा जी, है ना। एडी बाई बी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यहां तो कोई डाउट नहीं। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है एडी इज टू बीसी बताओ। अभी इस टू मैंने समझाया था ना कि दो डॉट्स लगाऊं या इसकी जगह में ये लाइन खींच दूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है वो? एडी बाय बीसी पूछ रहा है। अब मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या? ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, कर सकता हूं ऐसा? चलो, क्या मैं दोनों साइड को बीसी से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं दोनों साइड को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। मैं दोनों साइड में कुछ भी प्लस कर सकता हूं, मैं दोनों साइड में कुछ भी माइनस कर सकता हूं, और मैं दोनों साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। मैथ्स अलाउ करता है, मैथ्स अलाउ करता है कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन है और आसपास कुछ लिखा हुआ है तो दोनों में कुछ भी प्लस कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी माइनस कर सकते हैं, और दोनों में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ बीसी से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एडी बाई बीसी मुझे पूछ रहा था और वही तो मेरे को मिल गया। ये चीज पूछ रहा था, ये मेरे को मिल गई। कब मिली? जब मैंने बीसी से डिवाइड किया। तो मैंने इसीलिए डिवाइड किया कि मेरे को मिल जाए। तो एडी इज टू बीसी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? बीसी बीसी कैंसिल हो गए, तो कितना आया? 1 आंसर। यही तो मेरा आंसर। कोई डाउट? अब कोई डाउट बेटा जी? अब आया सुनने? बहुत बढ़िया। चलो अब एक बार फिर से देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, इसका अगला वाला पार्ट। हाँ वो अभी करते हैं ना बेटा, ये ब्लू वाले कलर से उसी को मैं कर रहा हूं, है ना। चलो, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या दिया है? सी बाई डी कितना दिया है? 25/15। पूछा क्या है आपने? लास्ट इक्वेशन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। अभी कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ एडेंडो रूल सिखाया है क्या? एडेंडम क्या होता है? ऊपर ऊपर के ऐड होते हैं। ओहो हो, कर दिए। नीचे नीचे के ऐड होते हैं। और आंसर कितना आता है? वही आता है जो शुरुआत करी है, वही आता है जो फ्रैक्शन के बराबर है। याद करो उस चीज को। 2/4 प्लस 1/2 प्लस 5/10 आया था किसके बराबर? 1/2 के बराबर, है ना। तो बस वही चीज होगी यहाँ पे। यही तो प्रैक्टिस है बेटा, यही तो मैथ्स है, यही तो प्रैक्टिस करने से आएगा। आज तो पहला दिन है ना बेटा, आप घर जाके एक बार करोगे, फिर अगली बार रिवीजन करोगे, 4 बार करोगे तो समझ में आएगा, अच्छा ऐसा करना था। एक बार में जितना आया उतना आया, बाकी जो नहीं आया उसके लिए तो प्रैक्टिस लगती है मैथ्स में। नहीं समझे मेरी बात को? मैथ्स में प्रैक्टिस ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है? इसीलिए तो करनी पड़ती है ताकि ये दिमाग चले कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने आपको 8 प्रॉपर्टीज पढ़ाई इस चैप्टर में, एडेंडो और सब मिला के, है ना। तो 8 प्रॉपर्टीज में से कब कौन सी लगानी है वही तो आपको प्रैक्टिस करनी है। वही तो आप 10 तरह के क्वेश्चन करोगे तब जाके समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं। समझ में आया? ये लॉजिक है। चलो अगले पे जाए। ये यहां तक सबको क्लियर हो गया? एरेंडो क्लियर हुई? ये इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बेटा ऊपर ए वाले ए प्लस सी हो जाएगा, नीचे बी प्लस डी हो जाएगा, पर सर आपने इसको तो एज इट इज छोड़ दिया। अरे हाँ छोड़ा ना। क्यों छोड़ा? क्योंकि मगर एडेंडो प्रॉपर्टी आती है। एडेंडो प्रॉपर्टी में हमने ये चीज सीखी है कि ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे नीचे वालों को जोड़ दो, बट फिर भी आंसर वही आता है इनमें से एक। देखो मैंने यहाँ ध्यान से देखो, देखो देखो 1/2 2/4 5/10 इन तीनों को आपस में जोड़ा, पर आंसर क्या आया? आंसर वही आया जो फ्रैक्शन में दिया था, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ क्या क्वेश्चन है? फिर से देखो, इसको करो सो। ये और यूनिक क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी जो अभी तक सिखाई है। इसमें कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। इसमें रेशो वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो 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 कैसे होगा, फिर मैं करवाता हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलो किसी बच्चे को कोई डाउट?
अभी तो हुआ ही नहीं है डाउट कहाँ से आएगा, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। चलो इधर देखो, a/3 किसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, नहीं पता, पर किसी न किसी नंबर के तो बराबर होगा ना। अरे भैया a की कुछ वैल्यू रही होगी, b की कुछ वैल्यू होगी, c की कुछ वैल्यू होगी, और तीनों का आंसर कुछ तो आया होगा। अब तीन वैल्यूज आपस में बराबर है तो किसके बराबर है, किसी न किसी के बराबर तो होगी। हो सकता है कि तीनों 5 के बराबर हो, कि a/3 की वैल्यू भी 5 है, b/4 की वैल्यू भी 5, c/7 की वैल्यू भी 5, कुछ तो बराबर होगा। तो वो किसके बराबर है, मैंने उसको क्या मान लिया कि ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, हाँ कर सकता हूं। अरे तीन वैल्यू आपस में बराबर है तो किसके बराबर है, किसी न किसी वैल्यू के बराबर तो होगी ना, किसी न किसी नंबर के बराबर तो होगी। उस नंबर को मैंने क्या मान लिया कि यहां तक कोई डाउट नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि a/3 k के बराबर है, और b/4 भी k के बराबर है, और c/7 भी k के बराबर है। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। इधर देखो बेटा, क्या ये 3k के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 3k है, b की वैल्यू 4k, और c की वैल्यू, बस हो गया आंसर खत्म। क्या पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय c, a की जगह क्या लिख दूंगा 3k, b की जगह क्या लिख दूंगा 4k प्लस 7 के नीचे कितना लिखूंगा 7k, 4 प्लस 3 7 7 14k, 14k डिवाइडेड बाय 7k, k कैंसल, 7 टू 14, आंसर 2, खत्म। आया समझ में, ऐसा करना है, आया 2 इज द आंसर। ऑप्शन में रहेगा 2, मैंने जानबूझ के ऑप्शन हटाए, मैंने जानबूझ के ऑप्शन हटाए, ऑप्शन में 2 आएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑप्शन हटा दिए। आगे ऑप्शन भी दूंगा आपको, एक्सरसाइज में तो ऑप्शन रहेंगे इसी, ये आने वाले सारे क्वेश्चन में ऑप्शन है। देखो अभी कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑप्शन हटा दिए थे, तो ये देखो 2 इज द आंसर। होपफुली अंडरस्टूड दिस, है ना आसान। अब अगला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप कर लोगे। तो एक एक क्वेश्चन तो आपको यूनिक लगेगा ही लगेगा, हर एक क्वेश्चन आपको अभी इनिशियल यूनिक लगेगा, फिर बाद में ऐसा लगेगा हाँ ये करा हुआ है, अब हो जाएगा, है ना, वो सेकंड टाइम के लिए। या आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक बार करा हुआ है, अब मेरे को समझ में आता है, मेरे से हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैं नहीं करूंगा आप करोगे, मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूं। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो आपको अभी करना है। ए, चलो बहुत बढ़िया बेटा, 4/6 8/x के बराबर है ना, क्योंकि ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो 4x किसके बराबर होगा 6 इंटू 8 के, 4 2 8, x की वैल्यू हो गई 6 2 12। तो ए, ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। और ऐप में जिस बच्चे का कुछ भी मैथ्स में छूट गया है बेटा, मैथ्स के सारे लेक्चर ऐप पे अवेलेबल है, अभी तक जितने भी लिए हैं। ये आज 5वां लेक्चर है ना अपना, तो पिछले 4 लेक्चर ऐप पे अवेलेबल है, और आपके पास एक्सेस भी है। जिसके पास नहीं हो एक्सेस, जिसके फोन में ऐप नहीं चल रहा हो, मेरे से क्लास के एंड में एक बार मिल लेना, मतलब मुझे बता देना कि मेरे इसमें नहीं चल रहा है, तो मैं उसको सही कर दूंगा। जी बेटा जी, अच्छा आपने सेकंड भी कर दिया, मैंने सेकंड भी दिखा दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन करो। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, अरे रेड कलर अच्छा नहीं है, दिखता नहीं है। 12 थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है ना, हाँ अभी बता देते हैं। थर्ड मतलब क्या पूछ रहा है, सी, वेरी गुड बेटा। ए बी बी सी, तो सी पूछ रहा है आपसे ना, बी दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन सी को ही बोलते हैं। तो बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, हर बच्चा जानता है ये बात, है ना। अब 18 एट्सा 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12, हाँ 3 to 4 डिवाइडेड बाई 12, 27, 27 is the answer, which is option B for Bombay. B for Bombay is the correct answer, 27. कोई डाउट, चलो अगला क्वेश्चन, सबने कर लिया ना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, अच्छा मीन का क्या मतलब होता है, क्या पूछ रहा है, विच इज बी, बी पूछ रहा है, बी, ए और सी दिया हुआ है, बी पूछ रहा है। करो बेटा शुरू हो जाओ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं आपके डेस्क पे आके बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो। वेरी गुड बेटा, चलो ए कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी,
तो बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां से मैं इनका रूट निकाल लूंगा। करेक्ट। 25 का रूट 5, 81 का 9, 5 9 सा 45। ऑप्शन सी फॉर कैट। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? चलो अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अपन। पढ़ लिया इतना, अब अपने को आने लग गया ना, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन करो। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। करो इसको। मतलब वही ए बी बाय सी बाय डी, तो उसमें से एक मिसिंग है, वो पता करना है। वो आपको समझना है। मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आप करोगे, मैं बाद में बताऊंगा। मैं पहले से बता दूंगा तो आप करोगे ही नहीं। मैं पहले से बता दूंगा तो आप करोगे ही नहीं। The number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13। नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता, मैं x मान लू क्या उसको? तो x का जो रेशियो 26 के साथ है वही 6 का आंसर। यहां से आंसर आ ही जाएगा। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। तो x बाय 26 इज इक्वल टू 6 बाय 13। यहां से क्या आंसर आ रहा है? 26 into 6 by 13, 13 to the 26, 6 to the 12, which is option D for dog. None of this, है ना? चलो आप समझ में आया? आगे बढ़े। ऐसा कर लोगे, ये वर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है वो, पर बोलना वो ये चाह रहा था जो कि हमको ऑलरेडी आता है। ये चीज जो बोलना चाह रहा है वो हमको ऑलरेडी समझ में आती है। आगे बढ़े। चलो ये करो। ओहो, इसमें तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया, ए बी सी डी, डी पूछ लिया। तो बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ए स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स। डायरेक्ट रूल लगा दो कि बीच वालों का प्रोडक्ट आसपास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बिल्कुल होगा साहब, कोई मना नहीं कर सकता। वेरी गुड बेटा जी। 2a, अरे 2a, मैं रेड वाला पेन डिलीट ही कर देता हूँ, बार बार गलती से सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो 2a is to a स्क्वायर प्रोपोर्शन c is to x। तो यहां क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा? 2a इंटू एक्स के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर c डिवाइडेड बाई 2a। तो a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ac, इधर बचेगा 2, ac बाई 2 इज ऑप्शन a फॉर एप्पल। a फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। सो हम कौन से फिफ्थ क्वेश्चन में आ गए एक्सरसाइज के? शायद इसमें 25 क्वेश्चन से, बाकी के क्वेश्चन कब करेंगे? कल। ठीक है। सो आई होप इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड कल की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे जो अभी कंटिन्यू चल रही है। बड़ी इजी है। प्रोपोर्शन में आपको आइडिया लगी गया है कि कितनी चीजें होती है, 8 चीजें होती है। वो अल्टरनेंडो है ना, डिविडेंडो, एडेंडो, ये सारी चीजें। और बेसिक रूल्स हैं कुछ कि ए बी, एक तो आपको पहचानना आना चाहिए। क्या पहचानना आना चाहिए? कि ए बी सी डी है कि ए बी बी सी है। ये आपने दोनों में से पहचान लिया तो आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। या तो ए बी बी सी होगा या ए बी सी डी होगा, बस। ठीक है, चलो बाकी का कल करते हैं बेटा।